नमस्कार, मैं दिलीप कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भरकर पार्टी को जमा करा दिए हैं। अब पार्टी किसको टिकट देती है, यह पार्टी पर निर्भर करता है। आबू पिंडवाड़ा सीट से समाराम ग्रासिया ने भी फॉर्म जमा कराया है और पार्टी उनको टिकट देती है या नहीं, यह पार्टी पर डिपेंड करता है। समाराम ग्रासिया यहाँ से 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2003 में 7,000 वोटों से अपने प्रत्याशी को हराया था, 2013 में 21,000 से और 2018 में लगभग 27,000 वोटों से हराया था। एक बार पार्टी उन पर भरोसा कर सकती है और वापस उनको टिकट दे सकती है। आइए उनसे एक मुलाकात करते हैं। सर, आपका राजनीतिक परिचय क्या है? मेरा राजनीतिक परिचय यह है, मैं 88 के अंदर मैं एक वार्ड पंच था। उस समय में पंचायत में प्रधान, वार्ड पंच और सरपंच मिला करके थे। उस समय मेरा ये पहला राजनीतिक शुरुआत थी। और उसके बाद में मैं 88 के अंदर वॉल कैंप सुपरवाइजर के रूप में मैं नौकरी ज्वाइन किया और भारतीय मजदूर संघ का काम किया। भारतीय मजदूर संघ में रहते हुए मजदूरों के हितों की रक्षा की। और उसके बाद में मैं ठेठ से स्वयं सेवक को मैंने 80 के अंदर आईटीसी की थी। 84 में प्रथम वर्ष किया था और द्वितीय वर्ष भी किया था। और मैंने जो राम मंदिर के जो सबसे पहले कार सेवा चली थी 90 के अंदर, उसमें भी हम राम मंदिर के वहाँ गए थे। उस समय देवबंद जेल में बंद थे। और फिर 92 के अंदर भी कार सेवा हुई थी, उसमें मैंने दोनों बार इसमें हिस्सा लिया था। और फिर मैं 94 के अंदर ये जिला जो युवा मोर्चा का जो सदस्य रहा, जो हमारे जिला अध्यक्ष हिम्मत जी पुरोहित थे। और 2003 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया और उस समय में मैं लगभग में 7,000 वोटों से विजय हुआ। और फिर 2008 में परिवर्तन हुआ, किसी और को मौका दिया, लेकिन कारणवश सीट हार गए। मैंने पूरी पार्टी का काम किया, जहाँ भी मंच पे भाषण देता, अपना प्रत्याशी कमल को, व्यक्ति को नहीं देकर के संघनिष्ठ, ये जैसे पार्टी संगठन निष्ठ है, ये व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, इस प्रकार के हमने कई भाषण दिए। और फिर 2013 में मुझे फिर से टिकट मिला। नहीं, 2000, हाँ 13 में फिर से मिला, तो मैं 31,000 वोटों से विन हुआ। फिर 2018 के अंदर फिर से रिपीट किया मुझे, तो मैं 27,000 वोटों से विन रहा। कांग्रेस की सरकार ने जनता को बहुत सारे प्रलोभन दिए हैं अपनी तरफ करने के लिए। इससे क्या बीजेपी पे इफेक्ट आएगा? इस पे बीजेपी के और जनता में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जनता समझ चुकी है कि अब महीना भी नहीं बचा और आचार संहिता लगने वाली है, जब मोबाइल बांट रहे हैं 200 यूनिट फ्री करना। 200 यूनिट फ्री की है तो कम से कम फ्यूज चार्ज इन्होंने कितना बढ़ाया आप सब जानते हैं। जिसका बिल मतलब मेरा, मैं खुद की बात करता हूँ, मेरा पहले यूनिट चली थी 412, उसमें आए थे 2500 रुपये। अब की बार यूनिट कम चली थी 390, उसमें 4500 रुपये आए। फिर मैंने टैली किया कि फ्यूज चार्ज पहले 143 था और अब की बार 750 रुपये। इस प्रकार की मतलब इन्होंने बहुत ही नुकसान किया है। और लोग मोबाइल लेकर भी ये कहते हैं कि ये तो क्या खाली मतलब लोगों को भड़काने और मतलब उनको वाहवाही लूटने के लिए ले रहे हैं। बाकी बिल्कुल जनता समझ चुकी है। सर, आपने चौथी बार आबू पिंडवाड़ा विधायक के लिए दावेदारी प्रस्तुत की है। क्या आपको टिकट मिल जाएगा इस बार? टिकट मिलना नहीं मिलना ये संगठन और प्रदेश के हाथ में होता है, सर्वे के आधार पर, और जीताओं को ही टिकट मिलेगा। और मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं 2000 जब 13 से 18 तक एमएलए था, हमारी सरकार थी, उस समय में भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसा कोई काम बाकी नहीं बचा कि वो कोई लोग आंगुली उठाए। लोग भले ही कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, विकास तो चश्मा पहनो तो आपको दिखेगा कि हर पंचायत मुख्यालय पर 12वीं स्कूल किया। और अ, भामाशाह स्कीम को किया तो 3 लाख रुपए सब जगह इलाज के होते थे। और उसमें इन्होंने 2 साल तो बंद रखा, फिर इन्होंने चिरंजीवी लागू किया और 25 लाख देते थे, और 25 लाख भी हॉस्पिटलों के अंदर नहीं मिल पा रहे थे। और इनके ही एमएलए चिल्ला चिल्ला के धरने दे रहे थे कि ये तो खाली मतलब घोषणा है, कोई चिरंजीवी धरातल पर नहीं है, प्राइवेटों में भी नहीं थी। और भामाशाह के हिसाब से
3 लाख तो बिल्कुल सही था। इन्होंने भ्रष्टाचार करने के लिए 25 लाख किए थे। और इंदिरा रसोई योजना, हमारे जो अन्नपूर्णा रसोई योजना थी, उसको इन्होंने नाम बदला। तो इंदिरा रसोई योजना 2 साल तो बंद रही। अभी अभी इन्होंने चालू किया है, तो इससे कोई जनता समझती है। और ये भ्रष्टाचार है, कहीं जगह एकांत में चलते, हमारी तो चलती फिरती चलती थी, तो कोरोना महामारी के अंदर भी वो काम आती, लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। और जिस प्रकार मैं आपको बताऊं कि गौरव पद देकर के हर पंचायतों का गौरव भी बढ़ाया पूर्व सरकार में, इन्होंने तो एक विकास पद दिया था हमारे हजारी के अंदर, और वो भी आधा अधूरा पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ। और जिस प्रकार से भाकर बेल्ट के अंदर हमने 32 नाला बोलते, वहां एक 223 करोड़ का हमने बजट ला करके वो बांध बन रहा, वो भी अभी पूरा नहीं कर पाए। सारे पुलिये बनाए, लेकिन अभी 32 करोड़ का एक सुरंग बना करके हमें बनाना है, ताकि तहसील बनी है देलदर को, उसमें जो देलदर वालों की आजीविका खत्म हुई है और लोगों का 50 किलोमीटर का रन करना पड़ता है, इसलिए लोगों की भारी समस्या। और जनता को पूरा विश्वास है कि समाराम ही काम करवा सकता है, क्योंकि मैंने एक और टॉवर लगाना था, जिसका जो टॉवरों से मोबाइल रखने से वो वंचित थे, तो मैंने उनको कहा जब तक तुम्हारा टॉवर नहीं लगेगा तो मुझे एक वोट मत देना। लेकिन हमने वो टॉवर भी लगवाया और 5 टॉवर और भी स्वीकृत करवाए, कोई भी नेट से वंचित नहीं रहेगा। इस प्रकार का हमने काम किया है। यहाँ पर जिस प्रकार से पुलियों के कुछ काम बाकी कुछ हुए हैं, और इस जब अब 2018 से हम इस कांग्रेस सरकार के अंदर हमेशा चिल्ला रहे हैं, हमारा एमएलए फंड भी कोरोना महामारी के बारे में कहीं गायब और कोई किसी वजह से, और जिस प्रकार से, और ये कह रहे हैं कि हमने वो किया, हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर नहीं है। और जो हमने पीएससी बनवाई थी 3, भूला के अंदर, पेशवा के अंदर और जाडोली के अंदर, इन्होंने एक भी कोई पीएससी नहीं बनवाई। जनजाति छात्रावास भी बनवाया, एक भूला के अंदर, वर्ली में और माउंट आबू में। इस प्रकार से हॉस्टलों की कोई कमी नहीं रखी। और टीएसबी बनने के बाद में भी इन्होंने एक भी छात्रावास नहीं किया। और माननीय जो संयम जी लोढ़ा, विकास को ठप करने के लिए हमारे जो डीएमएफटी का जो फंड आता है, वो भी डीएमएफटी का फंड सारा का सारा सिरोही जिले में लिया, लेकिन हमारे जो प्रदूषण आदिवासी जो कहते हैं, उसमें कुछ पैसा यहाँ नहीं मिला। और जो सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के, जो वो अपने विधानसभा के अंदर खुलेआम बोलते हैं कि ये अंधविश्वास की पार्टी है, ये महादेव जी को कहते हैं हमारे को बच्चा चाहिए, माता जी के पास में जाकर हाथ जोड़ते हैं हमारा बच्चा चाहिए। तो ये इस तरह से देवी देवताओं का अपमान और हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के ऊपर अपमान किया है, और जनता कभी माफ नहीं करेगी। और एक बार इन्होंने ये भी कहा था कि राम मंदिर का फैसला आते आते शिलाओं के ऊपर कुत्ते पेशाब करेंगे, लेकिन उनको ये भी पता नहीं कि राम मंदिर तैयार है और 2024 के अंदर उसका उद्घाटन भी होगा। इस सर प्रकार सर ये राजस्थान में अत्याचार और बलात्कार के केस बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो मैं ये कहूंगा कि माननीय जो कैबिनेट मंत्री के मुंह से जैसे बलात्कार का मामला सामने आया, तो उन्होंने अपने मुंह से विधानसभा में ये कह दिया कि ये तो मर्दों का देश है। इस प्रकार से नारी जाति का बहुत बड़ा अपमान किया है। इस प्रकार से अपन सारे निंदा करते हैं इसके बारे में। और कोटा के अंदर जब 15-16 साल की बच्ची का जो आत्महत्या किया, वो कहता है कि आत्महत्या किया, जिस आत्महत्या करने के लिए है, इसमें कई लोगों ने आत्महत्या की है। पेपर लीक के मामले में देखो, युवाओं को, बिल्कुल युवा पीड़ित हैं इन कांग्रेस सरकार से। मैं दिलीप कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज। इस समय हमारे साथ है समारान जी, विधायक रह चुके हैं 2 बार। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं 2003 से 8 तक एमएलए रहा। फिर उसके बाद में परिवर्तन हुआ, किसी को मौका मिला, मैंने पार्टी का काम किया। फिर उसके बाद में मैं 2013 से अब तक कंटिन्यूस एमएलए हूँ। और जिस प्रकार से 2003 के अंदर भी विकास हुए थे, आप देख रहे हैं कि हर पंचायत मुख्यालय पे 10वीं स्कूल किया। और हमारे नगर पालिका के अंदर अक्ष कलवा योजना के नाम से किसी को भूख से नहीं मरना पड़े, 5 रुपए में भरपेट भोजन उस समय भी मिलता था। सर, ये बजरी का जो मुद्दा उठा हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे?
बजरी का मुद्दा उठा, इसके लिए तो मैं यही कहूंगा, जो अशोक जी के सलाहकार है माननीय विधायक संयम जी लोढ़ा, विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि बजरी ने महंगी है, वो महंगी है, लेकिन सलाहकार होने के नाते मैं इनके ऊपर ही आरोप लगाता हूं कि बजरी का जो इस प्रकार से जो रॉयल्टी बढ़ाई है, इसमें ये मुख्यमंत्री जी का जो कहा जाता है कि इनके कोई बेटे का पार्टनरशिप में है। सर एक ये हमारे जो आबू पिंडवाड़ा है वो आधा टीएसपी से बाहर है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो आंशिक भाग टीएसपी में हुआ 51 का और 57 बाकी है। इसके लिए मैंने महामहिम राष्ट्रपति को लेटर भेजा और महामहिम राज्यपाल को भी भेजा। उसमें एक ही जवाब आता है कि 2011 की जनसंख्या के आधार पर हुआ है और 2011 में भी हमारी सरकार नहीं थी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों ने कुछ गलतियां और खामियां की वजह से जो कहीं न कहीं एसटी के गांव 100% है, वो भी वंचित है। और इसके लिए उसका जवाब एक ही आता है कि जनगणना करवानी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से नहीं हो पाई। 24-25 के अंदर जनगणना करवाएंगे और हमने अपना लेटर संबंधित डिपार्टमेंट को भेजा गया हो। आपकी कार्रवाई निश्चित रूप से टीएसपी के संबंधित जनगणना होने के बाद में जरूर होगी। सर एक हमारे यहाँ स्वरूपगंज में बस स्टैंड का मुद्दा है, वो समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? स्वरूपगंज के अंदर बस स्टेशन का मामला है, ये सोल्व तब हो सकता है कि पंचायत के अंदर अच्छा लगन से काम करे। हमारा काम है बजट देना। मैं भले ही करोड़ दूं, 50 लाख दे दूं, एमएलए फंड से दे देता। मैंने कहा इसमें तुम व्यवस्थित रूप से इसको सुरक्षित खाली करवाओ। एक कमरा था किसी का, उसको खाली करवाया, लेकिन उसके बारे में आगे की कोई कार्रवाई इन लोगों के द्वारा नहीं हुई। सर एक हमारे यहाँ आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बहुत सारे पैसे लोगों के डूब चुके हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी के पैसे डूब चुके, उसके बारे में तो हाई कमान से हमारे एमपी साहब देवजी भाई पटेल ने भी कह चुके हैं। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और मैं इसके लिए पूरी कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ, आगे तक बात पहुँचाऊँगा। ये थे हमारे साथ समाराम जी ग्रासिया जो आबू पिंडवाड़ा विधायक है। हम आपको इनके बारे में बता दें, ये 3 बार यहाँ से जीत चुके हैं और हर बार भारी अंतरों से जीते हैं और इस बार भी इनको उम्मीद है कि ये पूरी पिछले रिकॉर्ड तोड़कर अपने बहुमत को सिद्ध करेंगे और ये कहते हैं कि आबू पिंडवाड़ा ही नहीं पूरे राजस्थान में भी बीजेपी का परचम लहराएगा।